हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज फिर हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम कल पढ़ चुके हैं आधा, और आधा हम आज पढ़ेंगे। यानी कि आपको पता है कि कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक पार्ट पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको उसकी उत्पत्ति, उसके विस्तार, उसके काल, ये सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताई थी। मैंने भारत का मैप भी बनाया था जिसमें आपको कि उसकी लंबाई चौड़ाई इन सब के बारे में बताई थी। तो आज जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि मैं कल आपको बताई थी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला था, जिसमें यूपी से लेकर इधर जम्मू कश्मीर, इधर महाराष्ट्र से लेकर इधर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें कि अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये था टोटल था 1600 किलोमीटर। और यदि इसकी उत्तर से दक्षिण की बात की जाए कि इसकी लंबाई कितनी थी तो 1100 किलोमीटर, कहीं कहीं 1400 भी दिया हुआ रहता है। तो देखिए कल हमने उतना पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने ये भी जाना कि इसकी बॉर्डर सीमा के बारे में, इसके विस्तार के बारे में। उसके अलावा आज हम इसके क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस समय इसका खोज हुआ था, उत्खनन हुआ था, तो उस समय 40 से 50 क्षेत्र ही मिले थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब धीरे धीरे इसकी खोज पूरी विस्तृत तौर पे हुई तो कुल मिला के लगभग इसमें 1500 प्लस यानी कि 1500 स्थलों की खोज की गई, जिसमें कि 900 प्लस स्थल तो हमारे देश भारत में है और 500 प्लस स्थल कहाँ है, पाकिस्तान में है। और उस दो स्थल है, एक मात्र 2 स्थल वो अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1500 याद करना जरूरी नहीं, क्योंकि इतना तो याद भी नहीं कर सकते और होगा भी नहीं। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की कुछ अलग विशेषता थी, जिसके कारण कि वो फेमस हो गया और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे ही कुछ क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही 2-4 क्षेत्रों के, 2-4 नहीं मतलब इसी तरह से 10-15 क्षेत्रों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे और कहाँ कहाँ स्थित है ये चीज़ आज देखेंगे। तो देखिए चलते हैं। देखिए ये हमारा भारत का मैप है, ये भारत का मैप है जिसमें कि कुछ क्षेत्र को मैं दर्शाई हूँ जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा देखिए एक पाकिस्तान है यहाँ पे और यहाँ अफगानिस्तान है। चूँकि आपको पता है कि ये 3 क्षेत्र में फैले थे। पहले पाकिस्तान जो था भारत का ही क्षेत्र था, तो ये 3 क्षेत्र में फैले। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान में जो 2 क्षेत्र हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान में कौन कौन 2 क्षेत्र हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, तो आप ध्यान रखिएगा। एक तो सोरतुगई है, एक सोरतुगई है अफगानिस्तान में, और दूसरा है मुंडी गाक। दूसरा कौन सा है, दूसरा है मुंडी गाक। ये दोनों क्षेत्र अफगानिस्तान में स्थित है। और ये देख लीजिए हमारी सिंधु नदी है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये यहाँ से निकल के यहाँ मानसरोवर क्षेत्र से निकलकर भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है, जिसके कारण भी इसे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसी के किनारे बसा हुआ आसपास का क्षेत्र है तो इसलिए भी कहा जाता है। तो देखिए ये अफगानिस्तान का 2 क्षेत्र हो गया और ये दोनों आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की और हम किसके तरफ चलते हैं, पाकिस्तान की ओर। यानी कि यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं हम इसके बारे में जानते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि भारत विभाजन से पहले भारत पाकिस्तान एक था, तो जब भारत का विभाजन हुआ तो ये जो पंजाब का इलाका था इसमें से आधा पार्ट उधर चला गया, यानी कि कुछ पार्ट पंजाब का उधर चला गया, जो कि यहाँ से इस तरह से बॉर्डर लाइन बनाता है। और इस पंजाब का नाम उधर भी पंजाब ही रखा गया, यानी पंजाब पहले से नाम था और इसका नाम चेंज नहीं किया गया है, वहाँ भी इसे पंजाब के नाम से ही जानते हैं। वो पाकिस्तान का पंजाब हो गया और ये हमारा इंडिया का पंजाब हो गया। तो अब देखिए पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में जो एक विशिष्ट स्थल मिले, विशेष स्थल मिले हैं, वो कौन से हैं, तो वो है हड़प्पा। वो हड़प्पा है, चूंकि ये सबसे विशिष्ट स्थल है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी, उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। यानी आपको पता है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी। तो ये हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए यहाँ से जो एक इलाका आता है, यानी कि यहाँ से जो क्षेत्र है वो है सिंध क्षेत्र। यहाँ से कौन सा क्षेत्र है, ये है सिंध क्षेत्र। और सिंध क्षेत्र से जो स्थल मिले हैं इसमें भी विशेष स्थल मिले, जैसे दक्षिणी भाग में मिला है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का सबसे फेमस 2 नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये दोनों पाकिस्तान में ही स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ एक मिला है चनहुदड़ो, इसके जो नीचे का भाग है यहाँ मिला है चनहुदड़ो, यानी दाएं भाग में चनहुदड़ो मिला है।
उसके बाद देखिए एक और इलाका मिला यहाँ, उसे हम कहते हैं कोट दीजी। एक और इलाका जो मिला है इसे कोट दीजी के नाम से जानते हैं और ये सभी यहाँ के लिए फेमस है। कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की है और आगे हम इसकी विशेषता के बारे में भी देखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, इसके अलावा यहाँ के स्नानागार, अन्नागार, इन सब के बारे में देखेंगे। चूँकि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, ये सिंधी भाषा का ही शब्द है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत तौर पे। तो अब देखिए यहाँ पे से आपको पता चल गया कि पाकिस्तान के सिंध में 3 क्षेत्र है, चनहुद्रो, कोट दीजी और मोहनजोदड़ो। अब यहाँ का जो एक क्षेत्र है उसे कहते हैं बलूचिस्तान। यहाँ बलूचिस्तान स्थित है। बलूचिस्तान यहाँ पे स्थित है। अब इसके क्षेत्रों के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं पाए गए हैं। तो देखिए बलूचिस्तान में जो क्षेत्र पाए गए हैं उसमें एक है सुतका गेडोर। कल मैं आपको यहाँ पे बताई थी, बॉर्डर लाइन बनाई थी और ये भी बताए थे आपको कि यहाँ जो क्षेत्र है ये है सुतका गेडोर और ये क्षेत्र भी यहाँ का फेमस है। उसके बाद यदि बात की जाए तो यहाँ पे बालाघाट, डावर, यहाँ पे ये डाबर घाट, बालाघाट, इस तरह से और भी क्षेत्र यहाँ पे मौजूद है। तो आप ध्यान में रखेंगे उसको। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो आपने सुना भी होगा कि डावरकोट, बालाकोट, इन सब में जो होते रहता है, बार बार विवाद होते रहता है। भारत का जो पड़ोसी है ये बलूचिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बालाकोट के बारे में कुछ चर्चाएं भी हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ से ये 3 क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुतका गेडोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे ही पश्चिमी एरिया कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो ये है सुतका गेडोर। इसे आप ध्यान रखेंगे, सुतका गेडोर सबसे पश्चिमी भाग है। अब चलिए हम पाकिस्तान देख लिए, अफगानिस्तान देख लिए, अब आते हैं अपने देश की ओर यानी भारत की ओर। तो सबसे ऊपर मैं आपको बताई कि मांदा स्थित है, जम्मू कश्मीर में मांदा स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर में मांदा स्थित है, चिनाब नदी के किनारे, और जम्मू कश्मीर में एकमात्र क्षेत्र ही यही था और इसे कहा जाता है सबसे उत्तरी क्षेत्र। सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये मांदा था। इसे भी याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे। सबसे पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेडोर और सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है ये मांदा है। उसके बाद देखिए यहाँ है पंजाब। यहाँ जो है ये है हमारा पंजाब। तो पंजाब के बारे में जानते हैं कि यहाँ कौन कौन से क्षेत्र पाए गए हैं। तो पंजाब में जो क्षेत्र पाए गए हैं वो पाया गया है रोपड़। रोपड़ पंजाब में पाया गया और ये किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। चूंकि नदियाँ हम आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि उसमें नदियों का विशिष्ट महत्व है। जैसे पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। और ऑप्शन में क्या किया जाता है कि आपको सबसे पहले सिंधु दे देगा, तो आप बार बार सिंधु घाटी पढ़ते पढ़ते सिंधु के लिए इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि आप ऑप्शन भी सिंधु टिक करके आते हैं। लेकिन हड़प्पा की जो नदी थी वो थी रावी नदी के किनारे। उसी तरह से सिंधु नदी के किनारे थी मोहनजोदड़ो, और ये पंजाब रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। और आगे भी हम बहुत सारी नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके खोजकर्ता जो इम्पोर्टेंट है, कब खोज हुई वे बारे में। उसके बाद कौन कौन से स्थल की क्या क्या विशेषता है, तो वो भी हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे पढ़ेंगे। तो रोपड़ कहाँ, ये पंजाब में है। और इसके अलावा एक संघोली क्षेत्र भी है पंजाब में, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये भी क्षेत्र है, आप ध्यान रखेंगे। तो पंजाब में से आपको कितने क्षेत्र मिले, 2 मिले इंपॉर्टेंट, एक रोपड़ एक संघोली। अब देखिए हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। हरियाणा में 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जिसमें कि बनवाली, राखीगढ़ी और एक भगवानपुरा, और एक कौन सा है, भगवानपुरा। अब देखिए इसको याद रखने के एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसे। जैसे भगवानपुरा, राखीगढ़ी, बनवाली, तो इसका मतलब है कि आपने भगवान का नाम लेकर राखी बंधवा ली। कितना अच्छा ट्रिक है, देखिए भगवान का नाम लेकर राखी बंधवा ली, यानी कि भगवानपुरा, राखीगढ़ी और बनवाली, ये तीनों क्षेत्र कहाँ से मिले हैं, हरियाणा से। जिसमें अगर बनवाली की बात करें तो बनवाली में क्या मिले हैं, तो यहाँ मिले हैं हल, मिट्टी के हल मिले हैं, बैल मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिली हैं, तो ये मिले हैं बनवाली में मिले हैं ये सारी चीज़ें। और राखीगढ़ी की एक विशेषता है, राखीगढ़ी की क्या विशेषता है, चूँकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो में, लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये तो पाकिस्तान में चला गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ध्यान से समझिएगा, पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे बड़ा
शहर कौन सा है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो है राखीगढ़ी। वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और उसके बाद एक है भगवानपुरा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, कहाँ से, तो हरियाणा से और ये पंजाब से दो। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूपी आते हैं, तो यूपी से कौन सा, तो यहाँ से आलमगीरपुर, मैं आपको बताई थी, यहाँ से आलमगीरपुर क्षेत्र जो है यूपी के लिए ये फेमस है। उसके बाद फिर एक बालथल भी है, हाँ बालथल ये नहीं, तो आलमगीरपुर जो क्षेत्र है यूपी से, ये है हड़प्पा का मुख्य स्थल है यहाँ से भी। तो ये देख लीजिए, ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, आलमगीरपुर। फिर चलते हैं राजस्थान की ओर कि हमें राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं। तो देखते हैं राजस्थान को, तो राजस्थान से जो क्षेत्र मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं। तो राजस्थान का जो इलाका है वो वहाँ से मिले हैं हमें ये कालीबंगा, कालीबंगा। अब चूंकि इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, इसके अलावा बालथल है, तो जो कालीबंगा है यहाँ पे इसका नाम इसलिए कालीबंगा पड़ा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली। यहाँ से खुदाई में क्या मिली, तो यहाँ से मिली काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियाँ तो नाम पड़ गया कालीबंगा। और यहाँ से एक और विशेषता है कि यहाँ मिले हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा से। और आपने यहाँ पे देखा कि हल, मिट्टी की हल की आकृति, बैल, ये सब कहाँ से मिली है, तो ये बनवाली से मिली है। तो आपको पता है कि इन्हीं सब स्थलों के यानी इन्हीं सब चीज़ें जो मिली है, इसी से पता चला है कि ये कितना सभ्य शहर था, कितना सुव्यवस्थित शहर था। क्योंकि इसकी लिपि तो पढ़ी नहीं गई, क्योंकि इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, कल मैंने आपको बताया भी था पेंटिंग बना के। उसके बाद देखिए ये देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में मैं बताई थी कि ये सबसे नीचे का पार्ट था और ये बॉर्डर लाइन, और ये यहाँ इसमें कौन सा इलाका मिला है, तो दैमाबाद, दैमाबाद इसमें इलाका मिला। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। और यदि सुतका गेडोर की बात करें तो ये दास्क नदी के किनारे था, दास्क नदी। और ये मांदा जो चिनाब नदी के किनारे, और यूपी जो आलमगीर है पुर है, ये है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। तो आपको बॉर्डर लाइन की नदियाँ तो प्रॉपर ही याद रखना है, बाकी तो याद रखना ही रखना है। तो सुतका गेडोर, दास्क नदी, यहाँ हो गया दैमाबाद, गोदावरी नदी, फिर ऊपर यूपी हिंडन नदी और चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए गुजरात की तरफ आते हैं। तो गुजरात जो था ये सबसे विशेष नगर था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशेष नगर था। और ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से कि सर्वाधिक स्थल मिले हैं, गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले हैं, पता नहीं इधर दिखेगा या नहीं, यहाँ लिखते हैं। तो ये जो गुजरात था, इस गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं। जिसमें कि अगर बात की जाए तो लोथल फेमस है, लोथल आपने देखा होगा, सुना होगा लोथल के बारे में। तो गुजरात का लोथल फेमस है, क्योंकि जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं गुजरात के रूप में, तो सबसे पहला ध्यान हमें लोथल का ही आता है। लोथल क्यों फेमस है, तो आपको पता है कि ये पतन के लिए यानी कि बंदरगाह या फिर जिसे डॉक यार्ड करते हैं उसके लिए फेमस है। इसके अलावा युगल समाधान, युगल समाधान जो कि सबों को एक जोड़े में करके सबको दफनाया जाता था। चूँकि आपको पता है कि सिंधु घाटी से जो सभ्यता मिली है तो उसमें सबको जलाने और सबको दफनाने, डेड बॉडी, तो डेड बॉडी को जलाने और दफनाने दोनों का प्रचलन मिला है। जिसमें कि दफनाने का कहाँ से मिला है, तो ये गुजरात से मिला है, और यदि जलाने की बात की जाए तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। तो लोथल किस लिए फेमस है, तो पतन के लिए यानी डॉकयार्ड, बंदरगाह और युगल समाधान के लिए। इसके अलावा धौलावीरा मिला यहाँ से, धौलावीरा। और धौलावीरा की एक विशेषता है, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं कहिए, बहुत अंदर का क्वेश्चन है जो कि आपको मिलेगा नहीं जल्दी देखने के लिए, और ये यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा गया। तो कल मैं आपको बताई थी कि वहाँ के जो नगर थे, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में उतना तो जानकारी नहीं था, लेकिन वहाँ के जो नगर थे वो दो पार्ट में बटे थे, यानी कि एक निम्न इलाका था और एक उच्च इलाका था। जो निम्न इलाका था और एक उच्च इलाका था। तो इसमें से हमने देखा था कि उच्च इलाका में जो नगरें थे वो ज़्यादा सुव्यवस्थित थी, बहुत अच्छे तरीके से मकान बनाए
पाए गए थे और निम्न इलाका में थोड़ा कम था। तो इससे पता चलता था कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। सिंधु घाटी का क्षेत्र जो सभ्यता थी वो दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें कि उच्च क्षेत्र थे, निम्न क्षेत्र। निम्न क्षेत्र में गरीब लोग रहते थे और उच्च क्षेत्र में अमीर लोग रहते थे। लेकिन ये जो धौलावीरा एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ की 3 भागों में बटा हुआ था। यानी कि नगर कितने भागों में बटा था? तो नगर जो था ये 3 भागों में बटा था। और यही क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ था? तो ये धौलावीरा बटा हुआ था। लोथल हो गया, धौलावीरा। इसके अलावा सुरकोटजा मिला है, सुरकोटजा। और आपको पता है कि सुरकोटजा से जो वो सुत्का गेडोर अलग है और ये सुरकोटजा अलग है, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। सुरकोटजा से ये जो घोड़े होते थे, घोड़े, तो सुरकोटजा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो सुरकोटजा से। चूंकि आपको देखिए कि ये तटीय इलाका है, गुजरात हमारा तटीय इलाका है और यहाँ ईरान से व्यापारी लोग आए थे। चूंकि यहाँ व्यापार का प्रचलन था तो ये 1-2 घोड़े इन क्षेत्रों में आए थे जिनके कि अवशेष पाए गए हैं। जो मृत हो गए होंगे तो उनके अवशेष पाए गए हैं, बाकी इलाकों में घोड़ा अवशेष नहीं मिला है। तो जो घोड़ा का अवशेष मिला ये कहाँ से मिला है? ये सुरकोटजा से मिला है। तो ये सारे क्षेत्र जो थे गुजरात में, ये लोथल, धौलावीरा, सुरकोटजा, ये सब फेमस इलाके थे। तो यहाँ से आपने देख लिया गुजरात में क्या मिले, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। और आपने एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो दे दिया जाएगा कि बताइए दैमाबाद कौन से क्षेत्र में स्थित था? दैमाबाद तो आपको याद रहेगा, तभी तो महाराष्ट्र, सिंध यानी कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में। उसके बाद यहाँ पे 4 इलाका दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से बताइए कौन सा गुजरात में स्थित है। जैसे आपको दैमाबाद दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर राखीगढ़ी, भगवानपुरा, उसके बाद एक लोथल। तो पूछा जाएगा इसमें गुजरात में स्थित इलाका कौन सा था? तो आपको जब पता होगा तभी तो। और मैप से एक बार देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि चीज़ें हमारे दिमाग में अट जाती है। क्योंकि आप कितना क्वेश्चन रटेंगे और रटने के बाद कहीं ना कहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि आपका रटा हुआ नहीं रहेगा। तो जब आप मैप से देखेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा और कभी ना कभी ये चीज़ें आपको एग्जाम में ज़्यादा काम देगी। तो आज हमने इतना देखा और अब देखते हैं एक नगर नियोजन। नगर नियोजन जो है ये इसकी एक मुख्य विशेषता थी। नगर नियोजन, चूंकि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए फेमस था। तो उसमें देखते हैं अब क्या क्या इसकी विशेषता थी। तो एक ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का क्या मतलब होता है? कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो सड़कें थी वो बहुत अच्छे सुनियोजित तरीके से और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें इस प्रकार से थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे कि इस तरह से सड़क था और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जहाँ की यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, फिर यहाँ घर, यहाँ घर, इसी तरह से घर बने हुए थे। बिल्कुल सुनियोजित तरीके से घर बने हुए थे। तो इसीलिए ये एक शतरंज की तरह दिख रहा था, जिसके कारण कि इसका नाम पड़ गया ग्रिड पद्धति। शतरंज की तरह से था इसीलिए इसे ग्रिड पद्धति भी नगर नियोजन की व्यवस्था कही गई है। और उसके बाद देखिए ईंट की अगर बात करें तो आपको पता है कि यहाँ की जो सड़कें, गलियाँ, यहाँ तक कि मकान जो भी थे सभी ईंट से बनी हुई थी, जिसमें कि कच्ची पक्की दोनों ईंट का यूज किया गया था। कच्ची पक्की दोनों ईंट का यूज किया था। कच्ची ईंट का जो उपयोग किया गया था ये सड़कें, गलियाँ, ये सब बनाने में कच्ची ईंट का उपयोग किया गया था। और पक्की ईंट का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था भवन निर्माण में। पक्की ईंट का उपयोग किया गया था भवन निर्माण में। और आपको एक बात बता दें इसमें कि जो इसमें ईंटें थी वो 4:2:1 में था। यानी कि लंबाई 4 थी, चौड़ाई 2 थी और जो मोटाई थी ये 1 थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। ये नहीं कि जैसे तैसे ईंटें बना दिए टेढ़ा मेढ़ा और उसके बाद लगा दिए, नहीं, इसकी भी एक सारे ईंटों की एक अपनी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई थी, सबकी 4:2:1 में। तो इसी से पता चलता है कि कितना सभ्य नगर था। चूंकि आज कह लीजिए जैसे हमारा देश है, हमें तो लगता है कि उसी तरह से विकसित ये सिंधु घाटी सभ्यता भी था। लेकिन पतन हो गया तो इसका पतन भी हम पढ़ेंगे और किसने क्या कहा वो सब भी पढ़ेंगे। फिर देखिए सड़क आता है। तो आपको मैं यहाँ बताई थी कि इस तरह से घर बने रहते हैं और ये हमारा सड़क हो गया। ये जो हो गया ये सिंधु घाटी का है, हमारा नहीं है। तो ये सिंधु घाटी का ये सड़क हो गया। और ये जो सड़क थी तो सड़कों का क्या इसमें विशेषता था, देखिए और भी पढ़ेंगे। तो सड़कों की जो विशेषता थी कि यहाँ से जो नालियाँ निकलती थी, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये घर है तो यहाँ से जो नाली निकलती थी ये सड़क की नाली से मिलती थी और सड़क की नाली से मिलते
हुए ये कहाँ चली जाती थी, तो ये बड़ी नालियों में चली जाती थी, वहाँ बाहर शहर से बाहर गंदगी निकाल दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि ये नालियाँ बनाने के साथ साथ बीच बीच में हौदे का निर्माण किया गया था। हौदे का क्या मतलब कि आपने अपशिष्ट का निक्षेपण वगैरह कुछ क्रिया होती है वो बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कि जब कचरा जाता है तो नीचे एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसकी वजह से कि कचरा उसमें चला जाता है, जो भी मोटी मोटी कचड़े होते हैं तो वो सारे नीचे चले जाते हैं और पानी जो होता है वो बह के चला जाता है बाहर, पानी जो होता है वो नाले में गिर जाता है। और बाद में उस कचड़े पे ढक्कन डाला, यानी कि जहाँ पे ये हौदे बनाए जाते हैं उसके ऊपर पक्की ढक्कन, चूँकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियाँ होती थी उसको ढकने की भी व्यवस्था की गई थी कि गंदगी इधर उधर दिखाई ना दे। तो यहाँ जो थे इस ढक्कन को हटाकर फिर उसको समय समय पर साफ भी किया जाता था, इतने सभ्य थे यहाँ के लोग। तो सड़कें समकोण थी, इसके अलावा नालियों की विशेषता मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए दरवाजे की अगर बात करें तो आपको पता है कि यहाँ जो घर बनते थे तो इसमें एक मुख्य सड़क थी, ये मुख्य सड़क हो गई, बड़ी सड़क चौड़ी सड़क जो मुख्य सड़क थी। और इसके अलावा इसमें जो सड़क थी वो दो प्रकार की थी, एक थी 10+ मीटर, यानी कि 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी जो मुख्य सड़क होती थी वो 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी थी, और दूसरी जो सड़क थी वो 2 से 3 मीटर चौड़ी होती थी और इसे कहा जाता था गली की सड़क, यानी कि ये मुख्य सड़क नहीं होती थी, गली में खुलने वाली सड़क होती है। जैसे आपने भी कोई घर देखा होगा तो उसका 2 गेट होता होगा, एक आगे एक पीछे, तो एक बड़ी आगे गली रोड हो जाता है और पीछे एक गली हो जाता है। तो इसमें क्या था कि जो दरवाजे खुलते थे वो हमेशा पीछे की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ, वो आगे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। दरवाजे कहाँ खोलते थे, तो पीछे की तरफ। इसमें एक कारण ये भी हो सकता था कि एक तो शांति के लिए हो सकता है कि सड़क पे लोग आते जाते, और दूसरे ये बात हो सकती है कि धूलकन से बचने के लिए, चोर डकैत से बचने के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता है दरवाजा पीछे की ओर खोलने का, उतना तो पता नहीं क्योंकि यहाँ से कुछ लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं। और इसके अलावा एक जो गुजरात का क्षेत्र था, गुजरात का क्षेत्र, लोथल का क्षेत्र, वहाँ जो दरवाजे मिले हैं वो मिले हैं सामने की तरफ, यानी मुख्य सड़क की तरफ खुले हुए। अब देखिए कुआं की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ की एक मुख्य विशेषता थी कुआं, यानी कि हर घर में कुआं होता था, हर घर में एक कुआं होता था, सबका अलग अलग स्पेशल कुआं होता था, तो ये भी इसकी विशेषता थी। फिर यदि शौचालय की बात की जाए तो हर घर में शौचालय भी होता था, जैसा कि यहाँ अभियान चलाया गया, वहाँ पहले से लोग इतने सभ्य थे, शौचालय बना गया था, शौचालय का निर्माण था, सब घर में अपने अपने कुएं थे, शौचालय थे, सब कुछ विशेष तौर पे था। फिर देखिए सामूहिक भवन की अगर बात करें तो वहाँ के लोग सामूहिक भवन का भी निर्माण करते थे, जिसमें कि एक था स्नानागार, सामूहिक भवन में ही स्नानागार आता है। चूँकि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिले हैं, बड़े बड़े सबसे बड़े भवन जो स्नानागार टाइप के थे, जिसमें कि इस तरह से बने हुए होते थे और दोनों साइड उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, उतरने के लिए सीढ़ियाँ। और यहाँ सामूहिक, जैसे कि कोई पर्व त्यौहार हो गया, सामूहिक उत्सव जब होते थे तो यहाँ पे लोग उतर के यहाँ पे नहाते थे, उसके बाद फिर वहीं सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेते थे, नाच गान सब करते थे। तो ये यहाँ की एक मुख्य विशेषता थी, स्नानागार मोहनजोदड़ो की विशेषता थी। इसके अलावा अन्नागार भी हो गया, तो अन्नागार बहुत बड़ा था जिसमें कि अन्न का भंडारण किया जाता था, अन्नागार में अन्न का भंडारण किया जाता था और यहाँ से व्यापार वाणिज्य भी, व्यापार भी किया जाता था। तो आपको पता है कि अन्नागार से अन्न का भंडारण और व्यापार किया जाता था, जिसमें कि अन्न खराब नहीं हो इसके लिए ये बहुत सारी औषधियों का भी उपयोग करते थे। औषधि का उपयोग, जैसे अभी हम लोग अनाज खराब नहीं हो इसके लिए नीम की पत्ती डालते हैं, या फिर अन्य, अब तो कुछ दवाइयाँ भी आ गई, लेकिन उस समय ये लोग औषधि का उपयोग करते थे। इसके अलावा सभागार भी होते थे। सभागार का मतलब है कि जहाँ लोगों की फरियाद सुनी जाती थी, एक इस तरह से बनाया रहता था, बैठक जिसे आप लोग कहते हैं, एक ऊंची कुर्सी, चारों तरफ फिर छोटे छोटे बैठक टाइप से, जैसे राजा महाराजा के आप लोग महल में सभा देखते होंगे, तो उसी तरह से यहाँ भी बनाया हुआ था। तो इस तरह से ये एक सुनियोजित नगर था जिसके कि सारे नगरों के बारे में हमने पढ़ा। अब कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नगर की खोज किसने की, किस नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज कब हुई और इसकी क्या क्या विशेषता है, जैसे कि मूर्ति मिले हैं कहीं से, कौन से क्षेत्र से, RS-37 कब्रिस्तान मिले हैं, मातृ देवी मिले, यानी जो कुछ भी चीज़ें हैं किस चीज़ के लिए फेमस है, मैंने आधा थोड़ा बहुत इसमें बता दिया और बाकी मैं आपको कल बताऊंगी। तो इसका मात्र एक छोटा सा और पार्ट आएगा, तो वो भी आपको देखना है। समझ लीजिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता एकदम कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो छूटेंगे नहीं। तो आई होप अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खुद का और खुद के परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।